हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ICL क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध का दौर चैप्टर का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर। हाँ, देखिए आज हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं जो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। कल हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया था, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं उसकी वीडियो मैं आपको आगे प्रोवाइड कर दूंगी। आज हमें ये सब चीजें पढ़नी है। दो ध्रुवीयता को चुनौती। गुटनिरपेक्षता का अर्थ और गुटनिरपेक्षता की नीति में शामिल राष्ट्र। गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत को क्या लाभ हुआ, ये आपको मैं पहले से बता चुकी हूँ कि गुटनिरपेक्षता की नीति को किन किन देशों ने अपनाया था। आपको पता है कि जो हमारा ये शीत युद्ध था उस टाइम हमारा जो विश्व था वो दो गुटों में शामिल था, दो गुटों में बटा हुआ था। पहला पश्चिमी गठबंधन और दूसरा पूर्वी गठबंधन। पश्चिमी में अमेरिका और पूर्वी गठबंधन में सोवियत संघ। लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने इन दोनों ही गुटों में अपने आप को शामिल नहीं किया और क्या किया, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लिया। और भारत देश भी इसी गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना अल्प विकसित राष्ट्रों पर गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रभाव। अल्प विकसित का मतलब होता है पिछड़े हुए या विकास की ओर बढ़ रहे देश जिन्होंने अभी तक अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं किया। जो विकासशील देश हैं, अपना विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे अभी हाल ही में आजाद हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना कुछ लोगों ने, कुछ जो उसके समर्थक नहीं थे, उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना भी की थी। उसके बाद नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो हमें इन सब पॉइंट को आज कवर करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ध्रुवीयता को चुनौती किसने दी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किस तरीके से दी? जब विश्व दो गुटों में बट रहा था, जब विश्व दो गुटों में, दो गुट आपको पता है कौन कौन से थे? ये दो गुट अमेरिका और सोवियत संघ। तो ऐसे में कुछ नव स्वतंत्र देशों ने किसी भी महाशक्ति में या गुट में अपने आप को शामिल नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एक तीसरा रास्ता अपना लिया। भाई ना तो वो इसमें शामिल हुआ, ना वो इसमें शामिल हुआ और ना वो इस वाले में शामिल हुआ। उसने क्या किया, अलग ही अपनी एक पार्टी बना ली कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने, जिसे क्या बोला, गुटनिरपेक्षता की नीति या गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट या संगठन का समर्थन ना करना, अर्थात किसी भी गुट में शामिल ना होना। ये हो गया, ये आपको बात क्लियर हो गई है गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। अब आप सभी जानते हो कि पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, ये दोनों गठबंधन थे जिसमें पूरा संसार बटा हुआ था। ठीक है, पश्चिमी गठबंधन में अमेरिका और पूर्वी गठबंधन में सोवियत संघ। लेकिन कुछ नव स्वतंत्र राष्ट्र ऐसे थे, नव स्वतंत्र राष्ट्र का मतलब होता है बेटा जो देश 1945 के बाद गुलामी के चंगुल से हाल ही में आजाद हुए थे। उसमें भारत भी था, उसमें श्रीलंका भी था और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। ये कुछ देश एशिया के थे, कुछ अफ्रीका के थे और कुछ लैटिन अमेरिका के भी थे। गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
अब देखिए आगे चलते हैं। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज, इसे अंडरलाइन कर देती हूं मैं। टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की 1956 में एक सफल बैठक हुई थी। इन तीनों देशों ने, यूगोस्लाविया, भारत और मिस्र, तीनों में क्या हुई, 1956 में एक सफल बैठक हुई। किस चीज के लिए हुई थी वो हुई थी गुटनिरपेक्षता की नीति के लिए, क्योंकि ये जो देश थे ये तुरंत हाल ही में 1945 के बाद यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुए थे, आजाद हुए थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो 5 देश थे, कौन कौन से 5 देश, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, भारत और यूगोस्लाविया, इन तीनों के जो नेता थे, प्रधानमंत्री थे, इन्होंने मिलकर क्या की, एक अपनी बैठक तैयार की और उसमें यह फैसला लिया कि इन्हें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। इन्होंने क्या करा, अपनी एक अलग ही नीति बना ली जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। और इन लोगों को क्या बोलते हैं, उसका समर्थक। वो कितने समर्थक थे इसके, 5। आगे चलते हैं। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन सन 1961 में 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और इस सम्मेलन में 25 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। 25 देश थे इसके। और इसमें 3 मुख्य बातों को रखा गया था कि इन 5 देशों के बीच सहयोग रहेगा और ये क्या करेंगे, शीत युद्ध का प्रसार करेंगे। मतलब कि शीत युद्ध के जैसी स्थिति आगे भी बनी रहेगी, ताकि कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का उदय हुआ। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश शामिल हो चुके थे। अब आप बोलोगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में बताती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, शॉर्ट में इसे बोलते हैं यूएनओ। इसकी स्थापना बेटा 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर और 1945 में। अब इसकी स्थापना क्यों हुई थी, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ एम तो होता ही है, रीजन होता है कि वो क्यों आया या क्यों स्टार्ट हुआ। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इसे क्यों स्टार्ट किया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। किस लिए, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यानी उसके खत्म होने से पहले यूएनओ की स्थापना की गई ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाई जा सके। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर है। ये 1 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो न्यूयॉर्क शहर में है। समय बदलने के साथ साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या काफी बढ़ती चली गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन 2006 में हवाना, क्यूबा में हुआ। कहाँ पर हुआ था, 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था 2006 में क्यूबा में। और पहला कहाँ हुआ था, वो बेलग्रेड में हुआ था। और जिसमें क्या थे, इसमें 116 सदस्य देश शामिल थे। आगे चलते हैं। भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे कि भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, भारत ने किस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई।
भारत ने दो तरीके से अपनी भूमिका निभाई थी। एक तो क्या था कि भारत ने, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों से अलग रखा। ये आप सभी जानते हो कि भारत ना तो अमेरिका के साथ हुआ, ना ही सोवियत संघ के साथ हुआ। उसने एक अलग ही नीति बना ली थी, दोनों शक्तियों से अपने आप को अलग रखा। वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहता था। दूसरा यह था कि भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को, जैसे भारत भी स्वतंत्र हुआ था वैसे और भी नव स्वतंत्र देश थे, उनको भी महाशक्तियों के खेमे से बचने का पुरजोर विरोध किया। बाकी जो देश थे उनको भी दूर रहने के लिए बोला। भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रिय थी। ये भी नहीं कह सकते हम कि भारत पूरी तरीके से इन गठबंधनों से अलग था या उसने कोई भूमिका नहीं निभाई, ऐसा भी नहीं था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि भारत बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल पृथक नहीं था, ना ही तटस्थ था। उसने क्या करा, दोनों गुटों के बीच इस तरह से भूमिका निभाई ताकि दोनों गुटों के बीच युद्ध ना हो और मतभेदों को कम करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप ये मतभेद पूर्ण रूप से किसी भी युद्ध का रूप नहीं ले सके। तभी तो ऐसा हुआ ना कि कोई भी तीसरा युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जो स्थिति थी वो कैसी रही, ठंडी रही, बिल्कुल शांत रही। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों से नहीं जुड़े थे। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के लिए एक सच्चे राष्ट्रकुल पर गहरा विश्वास कायम किया। इसका मतलब है जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये जो नीति बनाई थी गुटनिरपेक्षता की नीति, ये इसलिए थी कि जो स्वतंत्र हुए राष्ट्र हैं वो एक दूसरे को परस्पर रूप से आपसी सहयोग दे सकें। ठीक है, जिससे क्या हुआ, शीत युद्ध को कम करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई। कुछ लोगों का मानना था कि गुटनिरपेक्षता अंतरराष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, परंतु यह पूरी तरह से ठीक नहीं था। कुछ देशों का मानना था, कुछ राष्ट्र का मानना था कि जो गुटनिरपेक्षता है वो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए एक उदार आदर्श है, यानी एक अच्छा सिद्धांत है, परंतु पूरी तरह से ये ठीक नहीं था। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। आगे चलते हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को होने वाले लाभ। अब भारत ने जब गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया तो कुछ ना कुछ तो अपने हित के लिए भी सोचा होगा। पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्षता के कारण ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका अपना हित हो, क्योंकि कोई भी राष्ट्र हो, देश, कोई भी लोग किसी भी फैसले को कब स्वीकार करते हैं या कुछ भी नई नीति कब बनाते हैं, जिससे उसका अपना कुछ हित हो, उसका कुछ फायदा हो, तभी तो, है ना, उसका अपना हित हो, ना कि महाशक्तियों या दूसरे गुटों का। ठीक है, एक तो ये उसे फायदा हुआ कि वो अंतरराष्ट्रीय फैसले ले सकता था, है ना, और दूसरा क्या था जिससे उसको फायदा हो। दूसरा यह था कि अगर एक महाशक्ति, मान लो अमेरिका ने भारत पर आक्रमण कर दिया या उसका क्या करा, जबरदस्ती उसे अनुचित तरीके से उस पर दबाव डालने की कोशिश की, तो वो क्या करता है, वो सोवियत संघ में शामिल हो सकता है ना। तो महाशक्ति उसके खिलाफ, अगर कोई भी महाशक्ति उसके खिलाफ क्या करे, दबाव डाले, अनुचित तरीके से कुछ भी करे, तो वो क्या कर सकता है, दूसरी महाशक्ति की ओर अपना रुख कर सकता है, यानी दूसरे संगठन में शामिल हो सकता है। अर्थात ऐसी स्थिति में कोई भी गुट भारत को लेकर ना तो बेफिक्र था और ना ही दोष जमा सकता था। आगे चलते हैं, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की किन कारणों से आलोचना की गई। अब कोई भी सिद्धांत है या कोई भी चीज है, जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग तो उसका समर्थन करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं, उसकी कुछ कमियां भी निकालते हैं। तो इसी तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी हुआ।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया था और इसने काफी हद तक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया, परंतु फिर भी कई कारणों से इसकी आलोचना की गई। कौन कौन से थे? वो 2 कारण हैं। आलोचकों का तर्क था कि भारत की गुटनिरपेक्षता जो ये सिद्धांत है या आंदोलन है, ये क्या था? बिल्कुल सिद्धांत विहीन है, इसका कोई भी सिद्धांत है ही नहीं। उन्होंने बोला कि जो भारत है वो सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई पक्ष नहीं लेता, यानी कोई भी वो सिर्फ अपने हित के लिए सोचता है, वो ना इधर पक्ष करता ना उधर पक्ष में बात करता और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामले में हिस्सा नहीं लेता। आलोचकों का दूसरा तर्क यह था कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है, यानी वो किसी अपनी एक बात पे नहीं टिका हुआ। भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए, तो इससे विदेशी देश जो थे उन्होंने बोला कि जो भारत है वो फिर से सोवियत खेमे में शामिल होना चाहता है, शामिल हो गया, जबकि भारत तो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। परंतु भारत ने जब और देशों की सहायता की तो भारत ने बोला कि वो ऐसा शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए और परस्पर सहयोग के लिए कर सकता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं और ना ही तटस्थता है। इसका क्या मतलब है या इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, दोनों का मतलब आपको सेम ही लगेगा, मैं बताती हूँ इन दोनों में क्या अंतर है। पृथकवाद का मतलब भी होता है अलग रहना, तटस्थता का मतलब भी होता है अलग रहना। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े देशों का मानना है कि इस नीति को अपनाने का मतलब अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रहना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हैं तो हम ये नहीं है कि हम दोनों गुटों से बिल्कुल अलग हो जाएं, ये नहीं होता इसका मतलब। और ना ही इसका अर्थ होता पृथकवाद, यानी बिल्कुल अलग होना। ना तो पृथकवाद होता, ना ही होता इसका मतलब तटस्थता। अब इसका अर्थ क्या होता है? पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। अंतरराष्ट्रीय मामलों से यानी कोई भी विदेशी मामला है उससे अपने आप को अलग रखना। किसी भी दूसरे देश या शक्ति से कोई भी मतलब नहीं रखना, कुछ भी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। 1787 में अमेरिका ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा, उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई। 1787 से लेकर 1914 तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध होने तक अमेरिका ने क्या करा था? अपने आप को विदेशी नीति अपनाकर पृथकतावाद की नीति अपनाई, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग रखा। परंतु गुटनिरपेक्ष देशों ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए, जो गुटनिरपेक्ष देश थे उन्होंने क्या करा? वो शांति बनाए रखना चाहते थे और स्थिरता बनाए रखना चाहते थे। तो उन्होंने जो प्रतिद्वंदी देश थे, प्रतिद्वंदी गुट थे, यानी अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों के बीच एक बीच में खड़े रहे, वो सक्रिय भूमिका नहीं है, दोनों के बीच में खड़े होकर, है ना। और तटस्थता का अर्थ क्या होता है? तटस्थता का अर्थ होता है कि युद्ध में, मुख्य रूप से किसी भी युद्ध में शामिल ना होना, कोई भी युद्ध हो रहा है उसमें शामिल ना होने की नीति अपनाना, उसे बोलते हैं तटस्थता। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देशों के लिए यह जरूरी नहीं होता कि तुम उस युद्ध में शामिल हो या उसे समाप्त करने में मदद करो। ऐसे देश ना तो युद्ध में शामिल होते और ना ही वो युद्ध के अच्छे या बुरे, सही या गलत होने के बारे में पक्ष देते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों ने तटस्थता का पालन नहीं किया। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच
दूसरे देशों के बीच होने वाले युद्ध को टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए भी प्रयास किए। आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी? अभी मैंने आपको बताया था कि नव स्वतंत्र राष्ट्र कौन से थे, तो ये उसी से जुड़ी हुई एक व्यवस्था थी जो बाद में स्टार्ट की गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया था। अल्प विकसित देशों का मतलब क्या होता है कि जिन देशों का बहुत कम विकास हुआ है या फिर जो अभी अभी आजाद होकर अपना विकास करना चाह रहे हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं, तो इन्हें अल्प विकसित इसीलिए कहा क्योंकि ये देश हाल ही में स्वतंत्र हुए थे। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से थी, क्योंकि ये अभी अभी आजाद हुए थे, तो आर्थिक रूप से तो समस्या होगी ही, और गरीबी से जनता को ऊपर उभारने की थी, यानी लोगों का क्या हो, विकास हो सके। जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, उसका क्या हो सके, विकास हो सके, वो ऊपर उभर कर आए एक शक्ति के रूप में। नव स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि आर्थिक विकास के मतलब आर्थिक विकास के बिना कोई भी देश नहीं कर सकता, अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या था, सतत विकास जरूरी था। सतत विकास का मतलब क्या होता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी हर किसी चीज का लाभ मिल सके, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीति हर तरह से, तो वो क्या होगा, वो आजाद नहीं रह सकता, और उसे क्या होना पड़ेगा, धनी देशों पर, जो अमीर देश हैं, यानी कि जो जैसे पश्चिमी देश, उन पर क्या रहना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। इसी समय से नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। मतलब ये जो पॉइंट हैं कि जो देश अभी अभी हाल ही में आजाद हुए थे, उनका क्या करना था, एक तो उनके सामने आर्थिक चुनौती थी, उसे दूर करने के लिए, है ना, और गरीबी हाईलाइट कर देती हूँ, गरीबी से जनता को ऊपर उभारने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए, सतत विकास करने के लिए, और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए दूसरे देशों पर, ताकि वो निर्भर ना रहें। इसलिए क्या किया गया, एक नीति बनाई गई, एक व्यवस्था बनाई गई, जिसका नाम था नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसका जन्म हुआ कब हुआ, 1972 में। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में विश्व व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव दिया गया। मतलब इसमें क्या बोला गया कि जो विश्व व्यापार प्रणाली है, व्यापार करने की जो प्रणाली है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए जाएंगे इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए। इसके कुछ मेन पॉइंट थे जो मैं बताती हूँ आपको। पहला था, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी देश करते आ रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि अभी अभी जो विकासशील देश हैं, जो विकास कर रहे हैं, जो अभी अभी आजाद हुए, वो अपने प्राकृतिक संसाधनों पर, जैसे खनिज है, धातुएं हैं, जो भी है, उन पर क्या करेंगे, उनका अपना खुद का नियंत्रण होगा। अपना खुद का क्या होगा, नियंत्रण होगा। जिसे क्या यूज करते आ रहे, जो कच्चा माल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल, है ना, जिसे क्या कौन यूज कर रहा है, पश्चिम के देश। पश्चिम के देश क्या करते थे, इन देशों से रॉ मटेरियल लेकर और क्या करते थे, उसमें पूंजी लगाकर, और फिर इन्हीं देशों को बेच देते थे ज्यादा पूंजी में, ज्यादा पूंजी लगाकर, है ना। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे, यानी ज्यादा कीमतों पर बेच सकेंगे, और इस तरह गरीब देशों के लिए जो बाजार होंगे वो कैसे होंगे, फायदेमंद होंगे, है ना। अच्छा, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी लागत कम होगी, यानी जो अच्छी टेक्नोलॉजी है
उद्योगों को लगाने के लिए जो अच्छी टेक्निक है उसकी जो लागत होगी वो कम कीमत पर लोगों को मिल पाएगी। इन लोगों को अल्प विकसित देशों की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी, और जो अल्प विकसित देश हैं यानी विकासशील देश हैं वो क्या करेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है यानी इंस्टीट्यूट वगैरह जो हैं उसमें भी क्या करेंगे, वो अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, उसमें सीख सकेंगे। तो ये सब क्या था, ये था नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो इसमें हमने इतना कवर कर लिया है। आज हमारे इसमें ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो थी जिसमें हमारा ये पूरा चैप्टर कवर हो गया। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।